हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो उसकी डेफिनेशन देखें तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंट्रोलर, रिसोर्स अलोकेटर एंड कॉमन सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो जो भी हमारी कंप्यूटर सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम, उनको जो भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए उस रिसोर्सेज को देने का काम, और जो हम कॉमन सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो कॉमन सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब क्या प्रोसेस होगी तो उसके बारे में हम देखें यहाँ पे कि when the computer is turned on the CPU takes the control of the whole system। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो CPU पूरी सिस्टम का कंट्रोल अपने पास ले लेगा। It initializes itself by bringing all its subcomponents in a known and a ready to use state। जैसे मीन्स हम उसको जब स्टार्ट करेंगे यानी कि सीपीयू के पास सारा कंट्रोल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो उसके पास जो सारे जो कंट्रोल्स या फिर जो उसके सब कंपोनेंट्स होंगे ना, वो सब कंपोनेंट्स को वो क्या करेगा, रेडी टू यूज के रूप में वो रेडी रखेगा। यानी कि जब जब कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप से मीन्स उस समय पे वो कंपोनेंट स्टार्ट करके पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में वो पूरा हमें हेल्प करेगा। The computer has a type of permanent memory called the ROM। तो हमें पता है कि कंप्यूटर को जो भी परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम जिसको हम रोम के नाम से जानते हैं, दैट इज अ रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे एक नोट है कि ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर रोम इज ऑफन कॉल्ड रोम बायोस, दैट इज अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर रोम को हम यहाँ पे बायोस यानी कि उसके नाम से भी हम यहाँ पे उसको पहचानते हैं। That contains an initial program and the initial program post performs a basic check on all other components and peripheral devices in the computer। तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी जो हमारी परमानेंट मेमोरी है रोम, तो रोम के अंदर वहां पे एक प्रोग्राम स्टोर होता है जिसका नाम है यहाँ पे पोस्ट, दैट इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो क्या करेगा कि जब हम यहाँ पे रोम एग्जीक्यूट होगा तो वहां पे एक पोस्ट करके एक प्रोग्राम है बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। वो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को चेक करेगा और जैसे ही वहां पे जो भी कंपोनेंट्स के अंदर कुछ एरर है या फिर वो कुछ बिगड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क प्रॉपर चल नहीं रहा या फिर रैम है वो खराब हो गई है एक्सेट्रा, तो वो सब चेक करने का काम कौन करेगा, ये पोस्ट, दैट इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके। The next thing is to locate operating system, load it into memory and start the execute it। ये सारे यहाँ पे जो भी हार्डवेयर थे वो हार्डवेयर का चेकआउट हो गया, फिर चेकआउट होने के बाद वहां पे क्या होगी, हमारी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टोर करा हुआ है वहां से उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करने का काम करना है। यानी कि मेमोरी में लाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करके स्टार्ट करो। Once the operating system start its execution, it takes control of entire computer system। और जैसे ही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गई फिर वो क्या करेगा, पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल अपने पास ले लेगा। This entire process is called the booting and the computer to a particular operating system। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी, वो पूरी प्रोसेस को यहाँ पे बूटिंग के नाम से जानेंगे। यानी कि जैसे हमने स्टार्ट करा तो रोम के अंदर रखा हुआ एक प्रोग्राम जो पोस्ट नाम से हम जानते हैं वो वहां पे स्टार्ट होगा, वो सारे कंपोनेंट्स के को चेक करेगा अगर कंपोनेंट सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा यानी कि अपनी मेमोरी में लाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई पूरी कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाएगा और ये जो सारी प्रोसेस हुई उस प्रोसेस को यहाँ पे बूटिंग के नाम से जानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा।
तो सबसे पहला है यहाँ पे कि प्रोवाइडिंग हार्डवेयर एक्सेस एज अ कॉमन सर्विस। यहाँ पे हम कॉमन सर्विस के रूप में कोई भी हार्डवेयर को एक्सेस करने की वो हमें परमिशन देगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ कॉमन सर्विस ऑफ हैंडलिंग द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड फॉर दैट इट पोजेस कोड टू हैंडल द पर्टिकुलर डिवाइस। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हार्डवेयर को यूज करने की वहां पे हमें वो परमिशन देगा, और उसके अंदर जो भी हम हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं, यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें यूज करना है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, तो वहां पे उसके लिए वहां पे पर्टिकुलर कोई कोड भी वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है कि जो वो क्या करेगा कि पर्टिकुलर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा और उस हिसाब से हार्डवेयर अपना काम एग्जीक्यूट करेगा। When a new device come into use, that is a printer or a scanner, the new instruction needed to operate it would only have to be added to the operating system. अब जब हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस यहाँ पे अटैच करते हैं एज ए हार्डवेयर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रिंटर या फिर कोई स्कैनर, तब हमें क्या करना पड़ता है कि उसके मुताबिक नई इंस्ट्रक्शन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड करनी होगी। ओके, तो ओनली दिस थिंग कि हमने कोई भी हार्डवेयर एक्स्ट्रा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, मीन्स वो आता नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो अगर हमने वो अटैच करा हुआ है प्रिंटर और स्कैनर के रूप में जैसे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन ऐड करनी पड़ेगी। बाकी तो वो सारी हार्डवेयर के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी ओएस के अंदर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल तो होता ही है। फिर दूसरा है कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसोर्सेज इन दी कंप्यूटर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को यहाँ पे प्रॉपर वे में चलाना और यहाँ पे उसको एज अ सुपरविजन करना, यानी कि उसके बारे में देख रेख करने का काम करेगा। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव द एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक द प्रोसेसिंग पावर, मेन मेमोरी, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देखें कि मॉडर्न कंप्यूटर के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हो गए, तो यहाँ पे उसका पावर है, मेन मेमोरी है, स्टोरेज है एक्सेट्रा, वो वहां पे उसके रिसोर्सेज कहलाएंगे। एज अ रिजल्ट दे आर कैपेबल ऑफ रनिंग मैनी प्रोग्राम एट अ टाइम एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये सारे रिसोर्सेज का यूज करके क्या करेगा, ये हमारे जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो एक साथ मल्टी प्रोग्राम्स वहां पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उसको यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाएगा। Thus, operating system plays the crucial role of resource controller, regulator and supervisor for all hardware resources. तो इसी टॉपिक को अगर हम इसको ही करें कि मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम उसको बात करें ना, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग वाली सिस्टम जो है वो एक क्रूशियल रोल वहां पे वो प्ले करता है कि हमारे जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उस हार्डवेयर रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना, उनको कंट्रोल करना और उनके ऊपर हमें सुपरविजन यानी कि प्रॉपर वहां पे उसको वॉच रखने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हैंडलिंग द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को हैंडल करने का काम कैसे करेगा वो देखें कि अ कंप्यूटर सिस्टम हैविंग अ मोर देन वन प्रोसेसर इज नोन एज अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेसर जो कंप्यूटर के पास होते हैं उसको यहाँ पे हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के नाम से जानेंगे। मैनेजिंग दी वेरियस प्रोसेसर फॉर अ वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज ऑल्सो जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हर एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए हमें कौन सा प्रोसेसर यूज करना है उसका एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिपेंड्स अपॉन दी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पे हम अलग अलग प्रोसेसर का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ वन है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना या फिर उसको स्टॉप करने का काम करेगा। तो देखिए उसमें कि द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हमें पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि पूरी कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेगा। इट रन्स अ स्पेशल प्रोग्राम कॉल दिस सेल। तो उसके लिए वो क्या करता है कि एक स्पेशल प्रोग्राम है वो क्या करेगा, चालू करेगा और वो स्पेशल प्रोग्राम का नाम है सेल। द सेल प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू यूजर। तो यहाँ पे सेल का काम क्या है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम। तो पर्टिकुलर यूजर यानी कि जो
यूजर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है तो वो ऑपरेट कराने का काम कौन करेगा? सेल। The user interface accepts the request for performing the operations from the user and initiate action to fulfill those requests. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेल का काम जो यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो यूजर इंटरफेस का काम क्या रहेगा कि यूजर से वहां पे पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगा और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जो भी हमने एक्शंस या फिर जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के बारे में या प्रोग्राम के बारे में उसको फुलफिल करने का काम कौन करेगा? यूजर इंटरफेस। As the operating system has a full control over the system, only it can start or stop the program. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पूरा कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर, तो वो ही उसके पास ही राइट से पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने का काम पूरा के पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग एक्सेस टू द मेमोरी, मेमोरी को एक्सेस करने का काम। तो देखिए उसमें कि एक्सेस टू मेमोरी इज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक एक्सेस टू द अदर रिसोर्सेज। जो हमारे कंप्यूटर के जो अदर रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को एक्सेस करने का पूरा कंट्रोल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है वैसे ही यहाँ पे मेमोरी को भी एक्सेस करने का पूरा कंट्रोल यहाँ पे किसके पास रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहेगा। A process needing to get some amount of main memory must request the operating system for the same, and no process is permitted to access memory not allocated to it by the operating system, and this is known as a memory protection. तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें कोई भी हमें मेमोरी चाहिए वहां पे, तो उस मेमोरी को अगर हमें एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पर्टिकुलर हमें उस मेमोरी को रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा कि हमें वहां पे क्या करना है कि पर्टिकुलर एक मेमोरी को हमें वहां पे यूज करना है, कोई प्रोग्राम वहां पे ओपन करना है तो ओपन करने के लिए भी वहां पे क्या करना पड़ेगा? मेमोरी की रिक्वायरमेंट वहां पे होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो सेल का एक प्रोग्राम है जो पूरा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका काम ही यही रहेगा कि यूजर के पास से उसको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है, उसके मुताबिक जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो मेमोरी को एक्सेस करने का काम करेगा और उसके मुताबिक यानी कि यूजर की रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, तो उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कितनी मेमोरी चाहिए तो वो मेमोरी को अलोकेट करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस प्रोग्राम को जितनी मेमोरी चाहिए ओपन करने में या फिर क्लोज करने में तो उसके मुताबिक वो मेमोरी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। ओके, और उसको यहाँ पे हम बोलेंगे मेमोरी प्रोटेक्शन। जितनी जरूरत है उतनी ही मेमोरी वो देगा, एक्स्ट्रा मेमोरी एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्विंग द मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी डिजाइन फॉर यूज बाय ओनली वन यूजर एट अ टाइम, that is a single user system, or by a several users simultaneously, a multi user system. ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन ही ऐसा करा हुआ है कि वो क्या करता है कि वहां पे एक ही यूजर्स वहां पे उसको यूज कर सके, उसको हम यहाँ पे सिंगल यूजर सिस्टम के नाम से हम उसको जानेंगे। और अगर एक साथ हम वहां पे मल्टीपल यूजर वहां पे यूज कर रहे हैं ओएस को तो हम उसको बोलेंगे मल्टी यूजर सिस्टम। ओके, तो वैसे हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करा हुआ है कि एक साथ वो सिंगल यूजर के साथ भी काम करे और मल्टीपल यूजर के साथ भी वो काम कर सकता है। A multi-user system also provides the additional benefit of centralized management and resources, that is a file sharing. तो यहाँ पे हम देखें कि हम जो भी ये एडिशनल बेनिफिट्स है या फिर जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है वो यहाँ पे एक पार्ट रहेगा मल्टी यूजर सिस्टम का, कि मल्टी यूजर सिस्टम वो प्रोवाइड करेगा एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज को शेयर करने का, क्योंकि मल्टी यूजर्स के पास क्या होगा कि एक ही यूजर्स वो बाकी के 5-6 पीसी के अंदर यूज करते हैं, जो भी हार्डवेयर है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी मेमोरी है
वो सारी मेमोरी सबको क्या करनी पड़ेगी, वहां पे कॉमनली शेयर करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर पीसी के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल भी वहां पे कॉमनली 6 पीसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो वहां पे मल्टी यूजर्स का काम ये रहेगा, तो इसीलिए उसको बोलेंगे कि वो एडिशनल एक बेनिफिट है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का, कि वहां पे पर्टिकुलर रिसोर्सेज को हमें क्या करना पड़ता है, कि वहां पे पूरा हमें शेयर करना पड़ता है मल्टी यूजर्स के साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ सिक्योरिटी mechanisms that ensures that all authorized users of a resources are permitted and all attempt at unauthorized users are strictly denied। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि जो ऑथोराइज यूजर्स है, उस ऑथोराइज यूजर्स को यहाँ पे सिस्टम को एक्सेस करने की वो परमिशन दे रहा है, यानी कि रिसोर्सेज को यूज करने की परमिशन दे रहा है। और जो भी सारे अनऑथोराइज यूजर्स है, उसको वो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिनाई कर रहा है। यानी कि ऑथोराइज यूजर्स इस ओएस का यूज कर पाएंगे, अदर यूजर्स उसका यूज नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन का, कि प्रोवाइडिंग द अदर कॉमन सर्विसेज। तो यहाँ पे फिर बाकी की कोई यहाँ पे कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन फंक्शनैलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द मेनी कॉमन सर्विसेज टू मेक द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इजियर। तो हमने ऊपर जो आगे की जो फंक्शनैलिटी देखी, उस फंक्शनैलिटी के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सारी ऐसी कॉमन सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड कर रहा है, ताकि कंप्यूटर सिस्टम easily operate हो पाए। It includes the utility to export the information stored on the computer, a basic text editor, a calculator, program to view and edit images, program to play audio and video, a web browser for surfing the internet, etc। तो वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉमन सर्विसेज यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि वहां पे एक फाइल ब्राउजर वो प्रोवाइड करेगा, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड कर रहा है, कैलकुलेटर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम उसकी इमेजेस देख सके, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर है वो इमेजेस को ऐड कर सके, वैसे वाले प्रोग्राम भी वो प्रोवाइड करता है। ऑडियो या फिर वीडियो फाइल को हमें अगर प्ले करना है तो उसके लिए भी प्रोग्राम इनबिल्ट है, तो वो प्ले करके देगा। फिर इंटरनेट सर्फिंग करना है हमें, तो इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए जो ब्राउजर है वो ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी कॉमन सर्विसेज है जो वो ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखे कंपोनेंट के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सबसे पहला है द डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे हम देखें अलग अलग टाइप के डिवाइस ड्राइवर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज टोटली यूजलेस विदाउट द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो भी हम कंप्यूटर के हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना यहाँ पे टोटली यूजलेस है। Hardware consists of a diverse set of devices and each requires potentially different set of instruction to operate। तो यहाँ पे जो भी हमारे जो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यानी कि उसका एक्सेस करना है, उसका यूज करना है, तो यूज करने के लिए हमें हर एक डिवाइसेस के मुताबिक अलग अलग इंस्ट्रक्शन वहां पे देने की रिक्वायरमेंट होती है। The device driver are small program and they contain the instruction necessary for using the hardware devices। तो यहाँ पे जो डिवाइस ड्राइवर है वो एक यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो डिवाइस को यूज करने के लिए वहां पे उसका हम यूज करेंगे। यानी कि जो हमारे पास डिवाइस है, डिवाइस को यूज करने के लिए हम पर्टिकुलर जिस डिवाइस है उस डिवाइस के ड्राइवर का यूज करना पड़ेगा। Many device drivers came along with the operating system, while some may have to be installed separately from a disk or internet। काफी सारे ऐसे डिवाइस ड्राइवर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते ही है, मगर कुछ ऐसे डिवाइस ड्राइवर्स है जिसको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉल करने के लिए हम पर्टिकुलर डिस्क या फिर ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड कर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो ये वीडियो ग्राफिक्स है या फिर ऑडियो ड्राइवर्स है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ये सारे ड्राइवर्स जो आते हैं वो ओएस के साथ इनबिल्ट मिल जाते हैं। ओके, मगर किसी प्रिंटर को अगर हम अटैच करेंगे तो प्रिंटर अलग अलग प्रिंटर के मुताबिक वहां पे अलग अलग वहां पे उसके ड्राइवर्स होते हैं। तो उसके लिए हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर्स को एज अ डिस्क या इंटरनेट से डाउनलोड कर उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल कर यूज करना पड़ेगा। तो इसके मुताबिक ऐसे ड्राइवर्स वहां पे हम यूज कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है द कर्नल। कर्नल के बारे में देखें तो द कर्नल इज द कोर कंपोनेंट और द मेन प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कर्नल क्या है? तो कर्नल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट है। A traditional kernel performs all the key functions of an operating system, including the detecting new hardware, loading the appropriate device drivers to access it, resource allocations and management, creating, stopping and controlling the program execution, scheduling program executions, providing CPU input, output and memory protection, etc. तो यहाँ पे कर्नल का काम क्या? तो कर्नल यहाँ पे वो सारे की ऑपरेशंस वहां पे परफॉर्म करेगा, जैसे कि कुछ हम वहां पे नया हार्डवेयर वहां पे अटैच करें, तो वो हार्डवेयर जैसे ही अटैच करेंगे तो उसके बारे में जो डिवाइस ड्राइवर होंगे उसको वो लोड करने का काम करेगा। पर्टिकुलर ड्राइवर्स या फिर हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने का काम करेगा। जो भी हम प्रोग्राम यूज करेंगे तो प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी हमें इक्विपमेंट्स यानी पे जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उस रिसोर्सेज को अलोकेट करने का काम और उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, क्लोज करने का और प्रोग्राम को फ्लो यानी कि कंट्रोल करने का काम भी वही करेगा। सीपीयू को इनपुट देना है, आउटपुट देना है, ओके। और जो भी मेमोरी है तो मेमोरी एलोकेशन का काम भी वो क्या करेगा? वह कर्नल ही करेगा। तो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूजर्स को जो जो वहां पे चीजें चाहिए तो वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को कंट्रोल करने का काम करेगा कर्नल। फिर थर्ड पॉइंट है द सेल। तो द कर्नल इज इनविजिबल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम while द सेल इज द मोस्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमने आगे कर्नल के बारे में देखा, तो कर्नल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसको देख नहीं सकते कि यहाँ पे भाई ये कर्नल है वैसे करके, तो वो एक इनविजिबल कंपोनेंट है। जबकि ये जो सेल है वो सेल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विजिबल पार्ट है। The cell allows the user to express their wishes to the computer system by providing a user interface. There are two main categories of the user interface. तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेल का काम क्या है? तो सेल यहाँ पे यूजर को एक यूजर इंटरफेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा और यूजर को क्या चाहिए तो यूजर की रिक्वायरमेंट को वो जानने का काम करेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के यूजर इंटरफेस आपको मिलेंगे। एक पहला है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए वन बाय वन दोनों के बारे में। तो पहला कमांड लाइन इंटरफेस दैट इज CLI। तो एट प्रेजेंट CLI is not in use. CLI works by repeatedly accepting the textual command from the user and the executing them. तो एट प्रेजेंट नाउअडेज CLI का यूज कोई नहीं करता है, क्योंकि CLI के अंदर काम कैसे होता था? तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था? एज अ कमांड टेक्स्ट के रूप में हमें सिस्टम को देना पड़ता था और जो कमांड हमने दी है उसके मुताबिक वो ओएस क्या करता था? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोग्राम को ओपन करना हो तो मुझे वहां पे लिखना पड़ता था ओपन और जो प्रोग्राम यूज करना था वो प्रोग्राम का नाम। मुझे कुछ भी काम करवाना हो तो वो काम मुझे एज अ कमांड उसको मुझे लिखना पड़ता था, ओके। मगर ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसके लिए वो धीरे धीरे वहां पे यूज होना बंद हो गया। और नाउअडेज हर एक कंप्यूटर के अंदर हम जो दूसरा पार्ट देखेंगे वो यूज होता है, डेट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में GUI के नाम से जानेंगे। तो एट प्रेजेंट GUI इज अ वेरी मच पॉपुलर। इन GUI द यूजर डज नॉट हैव टू रिमेम्बर टेक्सचुअल कमांड। तो GUI के अंदर यहाँ पे हमें कोई भी टेक्सचुअल कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं होती। In the GUI environment, the screen contains the pictorial element like the desktop, window, icons, menu, button, etc. तो GUI के अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर हम एज अ पिक्टोरियल एलिमेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि वन टाइप ऑफ इमेजेस देखने को मिलेंगे। डेस्कटॉप की, विंडो की, आइकॉन्स है, वहां पे मेनूज है, बटन्स है, एक्सेट्रा। Majority of work is done with the help of mouse or mouse pointer on GUI screen। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें जो भी कुछ काम करना है वो काम करने के लिए हम यहाँ पे माउस या फिर माउस पॉइंटर का यूज कर कर हम वो अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। The fourth one is the file system. The operating system provides a file system interface to secondary storage. A file system mainly contains two type of object. First one is file and the second one is directory.
ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकेंडरी स्टोरेज को यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? ठीक है, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अंदर यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे, एक तो एक फाइल और दूसरा यहाँ पे है डायरेक्टरी। तो दोनों के बारे में देखें तो अब फाइल, so it is the basic unit of secondary data storage on computer. The files are identified by their names. तो यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे एक बेसिक यूनिट है सेकेंडरी डेटा स्टोरेज के बारे में, और हर एक फाइल को उसके नाम से जाना जाएगा। As a disks have a large number of files, directories are used to organize them. तो पर्टिकुलर डिस्क के अंदर अगर फाइल्स के नंबर ज्यादा है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स है, 200 300 500, तो उसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टरीज का यूज करते हैं। अब देखें डायरेक्टरीज के बारे में, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ फोल्डर। जो डायरेक्टरीज है तो उसको हम यहाँ पे फोल्डर के नाम से जानते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आपको येलो कलर का फोल्डर दिखता है उसको हम यहाँ पे ये डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्टरी कंटेन्स द मैनी फाइल्स एज वेल एज द अदर डायरेक्टरीज नोन एज अ सब डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज के अंदर हम क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर अलग अलग फाइल का स्टोरेज करेंगे, या फिर डायरेक्टरी के अंदर भी एक और वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, यानी कि फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम यहाँ पे सब डायरेक्टरीज के नाम से जानेंगे। Each file system has a single root directory and it is the starting point of the file system. यहाँ पे डायरेक्ट फाइल सिस्टम का यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी वहां पे एक रहेगा, जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी एक फाइल है वो सिस्टम का वहां पे उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। Each directory in the file system contains a number of objects, that is a file and directories, and each must have a unique name with that directory. तो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल सिस्टम के अंदर हर एक डायरेक्टरी में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यानी कि फाइल्स और डायरेक्टरीज होती है, और हर एक डायरेक्टरी के अंदर जो भी हमने वहां पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, डेट इज अ फाइल एंड डायरेक्टरी, तो हर एक के नाम वहां पे कैसे होंगे, यूनिक। यानी कि पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के अंदर आप सेम नाम की दो फाइल या फिर सेम नाम के दो फोल्डर्स वहां पे नहीं रख सकते इन अ सिंगल डायरेक्टरी। आप एक फाइल एक डायरेक्टरी के अंदर रखिए, फिर वहां पे एक सब डायरेक्टरी बनाओ और उसके अंदर वही वापस सेम नाम की फाइल बनाओगे तो चलेगा, मगर सेम लोकेशन के ऊपर सेम स्क्रीन के ऊपर आप वहां पे सिंपल सेम नाम की दो फाइल्स नहीं क्रिएट कर सकते। अब ब्लैंक डिस्क इनिशियली कंटेन्स नो फाइल सिस्टम, जहाँ पे हम एक ब्लैंक डिस्क अगर हम लेंगे, जैसे कि नया कंप्यूटर सिस्टम ने लिया, तो वहां पे कोई भी फाइल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी सिवाय ऑपरेटिंग सिस्टम। द इनिशियल ब्लैंक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय एन ऑपरेशन नोन एज अ फॉर्मेटिंग द डिस्क। तो यहाँ पे ऐसी वाली हमें अगर ब्लैंक सिस्टम फाइल सिस्टम चाहिए, तो उसको अगर हमें करना हो, तो हम पर्टिकुलर जो भी हमारे पास डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम फॉर्मेट कर कर ये क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो कैसे पेन ड्राइव में रखा हुआ सारा डेटा निकल जाता है, तो उस काम को हम यहाँ पे एज अ फॉर्मेटिंग के नाम से जानेंगे। तो फॉर्मेट करेंगे तो जो भी हमने फाइल स्ट्रक्चर बनाया है वो फाइल स्ट्रक्चर वहां पे क्या हो जाएगा, सब कुछ डिलीट। तो वहां पे इनिशियली वो फिर कैसा हो जाएगा, डिलीट होने के बाद वो एज अ ब्लैंक, यानी कि उसके अंदर कोई भी फाइल सिस्टम नहीं होगी। इस चैप्टर के वीडियो में बस इतना ही। आई होप फंक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जो भी कुछ समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी रहे पोर्शन के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।